1905 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर के एक साधारण पेटेंट क्लर्क 26 साल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम की समझ को पलट कर रख दिया था। उस दिन ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था यह पैराडॉक्स जिसने 10 साल से आइंस्टाइन को उलझा रखा था? 19वीं सदी में माइकल फैराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट्स ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को साथ मिला दिया था, जिसे आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा एक ही फिक्स्ड स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और ये स्पीड बिल्कुल वही निकली जो लाइट की स्पीड है। और लाइट कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। मैक्सवेल की थ्योरी ये भी बताती है कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो विजिबल लाइट हों या कोई और, कभी रुकती नहीं है। वे कभी स्लो नहीं होती। लाइट हमेशा लाइट स्पीड से ही चलती है। यही आइडिया आगे चलकर आइंस्टाइन के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया, और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की सबसे क्रांतिकारी कहानी शुरू होती है। 16 साल के आइंस्टाइन ने खुद से पूछा था, अगर हम लाइट की स्पीड से चलकर एक लाइट बीम के पीछे भागें तो क्या होगा? कॉमन सेंस, जो आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से बनी है, हमें यह बताती है, अगर आप किसी चीज के बराबर स्पीड से चलें तो आप उसे पकड़ लेंगे। हम लाइट वेव्स के साथ साथ चल पाएंगे, और तब लाइट हमें स्टेशनरी यानी रुकी हुई दिखाई देगी। मतलब लाइट खड़ी हो जाएगी। लेकिन यहीं पर पूरा मामला उलझ जाता है। थियरी और एक्सपेरिमेंट्स साफ साफ कह रहे थे, स्टेशनरी लाइट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। किसी ने कभी लाइट को ठहरा हुआ नहीं देखा। तो फिर सवाल उठता है, अगर न्यूटन के लॉज कुछ और कह रहे हैं और मैक्सवेल की इक्वेशंस कुछ और, तो सही कौन है? यही था वो पैराडॉक्स जो आइंस्टाइन को सालों तक परेशान करता रहा। और यही एक अकेला सवाल, अगर हम लाइट के साथ दौड़े तो क्या होगा? आगे चलकर स्पेस और टाइम की हमारी पूरी समझ बदल देने वाला था। इस टकराव का हल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए निकाला। यह थियरी एक बहुत बेसिक बात समझना चाहती है, दुनिया अलग अलग लोगों को कैसी दिखाई देती है, खासकर तब जब ये लोग एक दूसरे के मुकाबले चल रहे हों। फिजिक्स की भाषा में ऐसे लोगों को ऑब्जर्वर्स कहा जाता है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि ये समझना कि चलते हुए ऑब्जर्वर्स को साधारण हालात कैसे नजर आते हैं, दरअसल बेहद जरूरी है। क्योंकि जब ऑब्जर्वर्स की मोशन अलग होती है तो टाइम का बहाव, डिस्टेंस की माप और यहां तक कि एक साथ घटने वाली घटनाएं भी सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे सकती हैं। यानी जो चीजें हमें बिल्कुल मामूली लगती हैं, आइंस्टाइन ने उन्हीं में छुपे हुए स्पेस और टाइम के सबसे गहरे राज खोज निकाले। और यही है स्पेशल रिलेटिविटी की असली ताकत, रोजमर्रा की दुनिया को नए नजरिए से देखना और उसी से पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर बदल देना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जो दिखाते हैं कि अलग अलग मोशन में मौजूद लोग एक ही चीज को अलग तरह से देखते हैं। मान लीजिए हाईवे के किनारे लगे पेड़, ड्राइवर की नजर से देखें तो पेड़ पीछे की ओर भागते हुए लगते हैं, लेकिन वही पेड़ रोड पर खड़े इंसान को बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हैं। इसी तरह गाड़ी का डैशबोर्ड, ड्राइवर को लगता है कि डैशबोर्ड हिल ही नहीं रहा, लेकिन वही डैशबोर्ड रोड पर खड़े इंसान को गाड़ी के बाकी हिस्सों की तरह चलता हुआ नजर आता है। ये सब बातें हमें इतनी नेचुरल लगती हैं कि हम इनके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। हमें लगता है हाँ, ऑब्वियस है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी यहीं आकर एक बहुत बड़ी बात कहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार मोशन में मौजूद ऑब्जर्वर्स के बीच फर्क सिर्फ इतना नहीं होता कि कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ दिख रहा है। असल फर्क इससे कहीं ज्यादा सटल और डीप है। स्पेशल रिलेटिविटी ये दावा करती है कि रिलेटिव मोशन में मौजूद ऑब्जर्वर्स के लिए डिस्टेंस और टाइम भी अलग अलग हो जाते हैं। यानी बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात मेजरमेंट की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लोग जिनके पास एक जैसे रिस्ट वॉचेस हैं और वे एक दूसरे के मुकाबले चल रहे हैं, तो उनकी घड़ियां एक ही स्पीड से नहीं चलेंगी। दोनों इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि दो घटनाओं के बीच कितना समय बीता। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की घड़ी खराब है या मेजरमेंट गलत हो गया।
स्पेशल रिलेटिविटी साफ कहती है, घड़ियां बिल्कुल ठीक हैं, फर्क असल में टाइम में है। यानी टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है जो हर किसी के लिए एक जैसी बहती हो। टाइम खुद ऑब्जर्वर की मोशन पर निर्भर करता है। इसी तरह अगर रिलेटिव मोशन में चल रहे दो ऑब्जर्वर्स के पास एक जैसे मेजरिंग टेप्स हों, तो वे डिस्टेंसेस की लंबाई पर भी सहमत नहीं होंगे। और फिर वही जरूरी बात, ये फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि मेजरिंग टेप्स खराब है या उसे इस्तेमाल करने में कोई गलती हो गई। दुनिया के सबसे एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये बात कंफर्म करते हैं कि स्पेस और टाइम यानी डिस्टेंस और ड्यूरेशन हर इंसान के लिए एक जैसे अनुभव नहीं होते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस प्रिसाइज तरीके से दिखाया, उसके अनुसार स्पेशल रिलेटिविटी हमारी मोशन से जुड़ी इंट्यूशन और लाइट के व्यवहार के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देती है। अब एक दिलचस्प बात, आइंस्टाइन ने यह खोज लगभग एक सदी पहले दुनिया को बताई थी। फिर भी आज ज्यादातर लोग स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट ही मानते हैं, जैसे वो हर जगह हर किसी के लिए एक जैसे हों। असल वजह यह है कि स्पेशल रिलेटिविटी को हम महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी के इफेक्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। कार्स, एयरप्लेन्स या यहां तक कि स्पेस शटल्स की स्पीड्स पर ये इफेक्ट्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर ही नहीं आते। हाँ, टेक्निकली अर्थ पर खड़े व्यक्ति और प्लेन में उड़ते व्यक्ति के बीच स्पेस और टाइम का फर्क होता जरूर है, लेकिन वो इतना मामूली होता है कि प्रैक्टिकली इग्नोर हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में कोई इंसान ऐसे स्पेस व्हीकल में सफर करे जो लाइट स्पीड के काफी पास चल रहा हो, तो रिलेटिविटी के इफेक्ट्स छुपे हुए नहीं रहेंगे। तब टाइम का स्लो होना, डिस्टेंस का सिकुड़ना, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। आइंस्टाइन की थ्योरी को जांचने के लिए हमें लाइट स्पीड स्पेसशिप की जरूरत नहीं। एक्सपेरिमेंट्स स्पेस और टाइम की रिलेटिव नेचर को प्रिसाइज तरीके से दिखा चुके हैं। इन इफेक्ट्स का स्केल समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल सोचते हैं। व्योम नाम का एक लड़का अपने भाई निमेश के साथ कार चलाने जाता है। व्योम कार को लगभग 200 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से 1.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ाता है। निमेश साइड में खड़ा होकर स्टॉप वॉच से समय मेजर करता है। व्योम को इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए वो खुद भी अपनी रिस्ट वॉच से चेक करता है कि ट्रैक पार करने में कितना टाइम लगा। आइंस्टाइन से पहले तक कोई भी इस बात पर सवाल नहीं उठाता। अगर व्योम और निमेश दोनों की स्टॉप वॉचेस ठीक काम कर रही हैं, तो दोनों को एग्जैक्टली सेम टाइम मिलना चाहिए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी कुछ और ही कहती है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार निमेश, जो साइड में खड़ा है, इलैप्स टाइम नापेगा 30 सेकेंड्स। लेकिन व्योम की स्टॉप वॉच, जो कार के साथ चल रही है, वो टाइम बताएगी 30 सेकेंड से 10 का पावर माइनस 15 सेकेंड कम। यानी समय में एक बेहद छोटा सा फर्क। इतना छोटा कि सबसे एडवांस्ड एटॉमिक क्लॉक्स भी इसे प्रैक्टिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें यह महसूस नहीं होता कि टाइम का बहाव हमारी मोशन पर डिपेंड करता है। अब लेंथ का एग्जाम्पल देखिए। एक और टेस्ट रन में निमेश एक क्लेवर तरीका अपनाता है व्योम की कार की लेंथ नापने के लिए। वो स्टॉपवॉच तब स्टार्ट करता है जब कार का फ्रंट उसके पास से गुजरता है, और तब स्टॉप करता है जब कार का बैक निकल जाता है। निमेश को कार की स्पीड पता है, 200 किलोमीटर पर आवर, तो वो सिंपल कैलकुलेशन से कार की लेंथ निकाल लेता है। आइंस्टाइन से पहले कोई भी डाउट नहीं करता कि निमेश द्वारा इस इनडायरेक्ट मेथड से नापी गई लेंथ एग्जैक्टली वही होगी जो व्योम ने शोरूम में खड़ी कार की नापी थी। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी फिर से सरप्राइज देती है। अगर व्योम अपनी मेजरमेंट में कार की लेंथ एग्जैक्टली 16 फीट पाता है, तो निमेश की मेजरमेंट बताएगी 16 फीट से 10 का पावर माइनस 15 फीट कम। फिर वही कहानी, लेंथ में भी एक एक्सट्रीमली टाइनी डिफरेंस। और जैसे टाइम के साथ हुआ, ये फर्क इतना छोटा है कि ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसे पकड़ ही नहीं सकते। यही वजह है कि स्पेशल रिलेटिविटी हमें अजीब लगती है। गलत नहीं, बस हमारी एवरीडे एक्सपीरियंस से काफी दूर। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है,
ये टाइनी डिफरेंसेस धीरे धीरे बड़े और साफ होते चले जाते हैं और तब आइंस्टाइन की दुनिया पूरी तरह सामने आ जाती है। हालांकि ये फर्क बेहद ही छोटे होते हैं, फिर भी ये हमारी उस आम धारणा में एक गंभीर खामी दिखा देते हैं कि स्पेस और टाइम यूनिवर्सल हैं, हर जगह एक जैसे हैं और कभी नहीं बदलते। जैसे जैसे व्योम और निमेश जैसे लोगों के बीच रिलेटिव स्पीड बढ़ती जाती है, ये खामी और ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। रिलेटिविटी के इफेक्ट्स तब साफ दिखते हैं जब स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का एक बड़ा हिस्सा हो, और वो मैक्सिमम स्पीड है लाइट स्पीड। थियोरी और एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी करीब 108 करोड़ किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इससे कोई चीज एक ही सेकंड में धरती के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। अब जरा एक्सट्रीम एग्जाम्पल सोचिए। अगर व्योम 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 94 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लाइट स्पीड के करीब 87% पर चले, तो स्पेशल रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स कहता है कि निमेश को कार की लेंथ लगभग 8 फीट दिखाई देगी, जबकि व्योम खुद, जो कार के साथ चल रहा है, उसे अब भी 16 फीट ही मापेगा, यानी कार आधी हो गई। इसी तरह टाइम का भी हाल होगा। ट्रैक पार करने में निमेश के हिसाब से लगभग दोगुना समय लगेगा जितना व्योम की घड़ी बताएगी, यानी चलती हुई चीज के लिए टाइम स्लो हो जाता है और मोशन की डायरेक्शन में लेंथ सिकुड़ जाती है। फिजिक्स की भाषा में इन्हें कहा जाता है टाइम डायलेशन, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन चूंकि इतनी जबरदस्त स्पीड्स आज की टेक्नोलॉजी से कहीं भी अचीवेबल नहीं है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में ये इफेक्ट्स लगभग जीरो जैसे लगते हैं। अब एक दिलचस्प कल्पना सोचिए। अगर हम ऐसी दुनिया में रहते जहां ज्यादातर चीजें लाइट स्पीड के आसपास चलती हों, तो ये सारे इफेक्ट्स हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते। टाइम का स्लो होना, लेंथ का सिकुड़ना, ये उतने ही ऑब्वियस होते जितना सड़क के किनारे पेड़ों का पीछे भागना। लेकिन हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते, इसलिए स्पेशल रिलेटिविटी हमें अजीब लगती है। आइंस्टाइन ने सिर्फ इक्वेशंस नहीं दी, उन्होंने हमें सिखाया कि रियलिटी को देखने का तरीका खुद बदलना पड़ेगा। स्पेशल रिलेटिविटी की नींव दो बहुत सिंपल लेकिन बेहद डीप आइडियाज पर टिकी हुई है। पहला आइडिया लाइट के नेचर से जुड़ा है, जिसे हम अगले हिस्से में डिटेल में समझेंगे। दूसरा आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उतना ही जरूरी। ये किसी एक फिजिकल लॉ की बात नहीं करता, बल्कि सभी फिजिकल लॉज पर लागू होता है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इस प्रिंसिपल की जड़ में एक बहुत बेसिक फैक्ट छुपा है। जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमें साफ साफ बताना पड़ता है कि मेजरमेंट कौन कर रहा है। स्पीड सिर्फ कितनी तेज नहीं होती, बल्कि किसके हिसाब से कितनी तेज, ये बताना जरूरी होता है। इस बात को समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए, व्योम स्पेस सूट पहने हुए पूरी तरह खाली अंतरिक्ष में तैर रहा है। आसपास कोई प्लैनेट नहीं, कोई स्टार नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, चारों ओर सिर्फ एब्सोल्यूट डार्कनेस। व्योम के स्पेस सूट पर एक छोटी सी लाल ब्लिंकिंग लाइट लगी हुई है। व्योम की नजर से देखें तो वो बिल्कुल स्टेशनरी है। उसे लगता है कि वो पूरी तरह रुका हुआ है। तभी दूर कहीं उसे एक हरी ब्लिंकिंग लाइट दिखती है, जो धीरे धीरे उसके पास आती हुई लगती है। जैसे जैसे वो पास आती है, व्योम समझता है कि ये लाइट किसी और स्पेस सूट पर लगी है। वो व्यक्ति है निमेश। निमेश धीरे धीरे व्योम के पास से निकलता है। दोनों एक दूसरे को वेव करते हैं और फिर निमेश दूर अंधेरे में खो जाता है। अब यही कहानी निमेश की नजर से सुनिए। निमेश के लिए भी चारों ओर वही सन्नाटा, वही अंधेरा। तभी उसे दूर एक लाल ब्लिंकिंग लाइट दिखती है, जो धीरे धीरे उसके पास आती हुई लगती है। जब वो पास आती है, तो निमेश देखता है कि ये लाइट व्योम के स्पेस सूट पर लगी है। व्योम उसके पास से तैरता हुआ निकल जाता है। दोनों वेव करते हैं और फिर व्योम दूर चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, व्योम को लगता है कि निमेश चल रहा था। निमेश को लगता है कि व्योम चल रहा था, और दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से पूरी तरह सही हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का कोर आइडिया। मोशन कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है,
स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है और किस फ्रेम से देख रहा है। आइंस्टाइन ने यहीं से एक रेवोल्यूशनरी बात कही, अगर मोशन रिलेटिव है तो हमें स्पेस और टाइम को भी उसी रिलेटिव नजरिए से देखना होगा। और यही सोच आगे चलकर स्पेशल रिलेटिविटी की पूरी इमारत खड़ी करती है, जहां कौन देख रहा है उतना ही जरूरी हो जाता है जितना क्या हो रहा है। ये दोनों कहानियां असल में एक ही सिचुएशन को बयान करती हैं, बस दो अलग अलग लेकिन पूरी तरह वैलिड पॉइंट्स ऑफ व्यू से। व्योम को लगता है कि वो रुका हुआ है, निमेश चल रहा है। निमेश को लगता है कि वो रुका हुआ है, व्योम चल रहा है। दोनों की सोच पूरी तरह समझ में आने वाली है और दोनों को सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों स्पेस यात्री के बीच परफेक्ट सिमेट्री है। इसलिए किसी भी फंडामेंटल आधार पर यह कहना संभव ही नहीं है कि एक पर्सपेक्टिव राइट है और दूसरा रॉन्ग। दोनों पर्सपेक्टिव्स को सच्चाई पर बराबर का हक है। यही एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का असली मतलब पकड़ लेता है। मोशन का कोई एब्सोल्यूट अर्थ नहीं होता। मोशन हमेशा रिलेटिव होती है। हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे किसी और चीज से कंपेयर करें। इसलिए यह कहना व्योम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया ही नहीं कि किसके मुकाबले। लेकिन अगर हम कहें व्योम निमेश के मुकाबले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो अब यह स्टेटमेंट मीनिंगफुल हो जाती है। और जैसा कि हमारे एग्जाम्पल से साफ है, यह बात पूरी तरह इक्विवेलेंट है। निमेश व्योम के मुकाबले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उल्टी दिशा में चल रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स एक ही फिजिकल रियलिटी को बयान कर रही हैं, बस फर्क है किसकी नज़र से देखा जा रहा है। और यहीं पर स्पेशल रिलेटिविटी की सबसे बुनियादी घोषणा सामने आती है। मोशन जैसी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती। हर मोशन किसी न किसी रेफरेंस के रिलेटिव होती है। यानी यूनिवर्स में कोई भी चीज ये नहीं कह सकती मैं ही सच में चल रहा हूं, बाकी सब गलत है। रियलिटी हमेशा कंपैरिजन के साथ ही अर्थ रखती है। और इसी सिंपल सी लेकिन पावरफुल आइडिया से आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम की पूरी कहानी दोबारा लिख दी।